नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और सवाल आज हम ये उठा रहे हैं कि क्या यूपी को हसीन सपने दिखाकर वोट मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में 5 राउंड की वोटिंग खत्म होने के बाद आज कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि वो अपनी कथनी और करनी में अंतर न करें। इसके पहले यूपी के चुनाव प्रचार में एक सीरीज चली जिसमें ओबामा के घर से लेकर मेड इन मिर्जापुर कालीन, लंदन में पाइनएप्पल जूस, मेड इन मणिपुर नारियल का जूस और आलू की फैक्ट्री पर खूब सुना और बोला गया। हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या हमारे राजनीतिक दल कमजोर होमवर्क के साथ चुनाव प्रचार में उतरते हैं। जिस उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से करीब आधी है, जो यूपी प्रति व्यक्ति आय के मामले में राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड से भी पीछे है, जो यूपी अनाज के उत्पादन में और साक्षरता दर में भी राष्ट्रीय औसत से नीचे है, उस यूपी को इस वक्त बिजली, शिक्षा, सेहत, रोजगार की जरूरत है या फिर चुनाव के मंच से दिखाए जाने वाले हसीन सपनों की। आज हम इसलिए सवाल पूछ रहे हैं कि मेक इन इंडिया के नारे का अपने तरीके से इस्तेमाल करके क्या राहुल गांधी देश में मेक इन कांग्रेस करना चाहते हैं, और सवाल यह भी क्या ऐसा करके राहुल गांधी मोदी के सपने को सच कर पाएंगे। Prime Minister to unveil the new global Make in India initiative. ये शेर का कदम है, ये लायन का स्टेप है, मेक इन इंडिया। वो भी गुजरात में था क्या? ये शेर का कदम है, ये लायन का स्टेप है, मेक इन इंडिया। सारी दुनिया एशिया की तरफ नजर कर रही है, पूरी विश्व को कोई जगह विश्व ढूंढ रहा है। मुझे सिर्फ उसको एड्रेस देने की कोशिश करने की ये जगह है। फिर आप जाएंगे ओबामा जी के घर, अब वो प्रेसिडेंट नहीं है, आप उनके घर जाएंगे, उधर जमीन पे कालीन होगा। आप ओबामा जी से पूछेंगे भैया ये आपने कालीन कहां से लिया? या हमने दुकान में लिया। इसके पीछे क्या लिखा है? ओबामा जी कालीन को उठाएंगे, देखेंगे मेड इन मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा दिन आए कोई लंदन में पाइनएप्पल जूस पिए और डब्बे पे देखे मेड इन मणिपुर। नींबू का जूस होता है, संतरे का जूस होता है, मौसम्बी का जूस होता है, भाई नारियल का जूस कभी देखा है क्या आपने? अब नारियल होता है केरल में और ये कहते हैं मणिपुर में नारियल का जूस निकलेगा। आप कह रहे हो कि यहां आलू की फैक्ट्री लगवाओ, आप कह रहे हो कि यहां पे किसान की मदद करो। अंत में मैं विपक्ष का नेता हूं, मैं दबाव डाल सकता हूं जो मैं कर रहा हूं, मगर मैं डिसीजन तो नहीं ले सकता ना। मैं किसान के लिए आलू की फैक्ट्री तो नहीं खोल सकता। वो उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि आलू की फैक्ट्री लगेगी। भाई फैक्ट्री में आलू होता है क्या? आप तो बताइए भाई, आलू फैक्ट्री में होता है क्या? अब कांग्रेस के पास ऐसे नए होनहार लोग हैं जो कोकोनट का जूस बेचेंगे लंदन में, उत्तर प्रदेश में लगाएंगे आलू की फैक्ट्री। आपको कौन बचाएगा भाई? इनसे आपको कौन बचाएगा है बताइए। मोदी जी आज भी समझ जाइए, आज भी किसानों की समस्याओं का निदान करिए, आज भी किए हुए वायदों पर खरा उतरिए, वो आपको माफ कर देंगे। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या मेक इन इंडिया पर मोदी के सपने सच करेंगे राहुल? दूसरा सवाल, क्या राहुल ने चुराया मोदी के मेक इन इंडिया का नारा? तीसरा सवाल, 55 साल के बाद कांग्रेस को क्यों आई मेक इन इंडिया की याद? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, क्या मेक इन इंडिया से होगा राहुल का मेक इन कांग्रेस? तो आपको बता दें आज ताल ठोक के हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान हैं। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राजीव त्यागी हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। विजय सरदाना हमारे साथ हैं, वो अर्थशास्त्री हैं। और कुछ देर के बाद टी.आर. रामचंद्रन भी हमारे साथ होंगे, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं। चर्चा शुरू करने से पहले अपने दर्शकों को भी और मेहमानों को भी एक बार फिर याद दिला दें चर्चा के नियम क्या है।
1.5 मिनट का समय आपको मिलेगा अपनी अपनी बात रखने के लिए, और 1.5 मिनट के बाद जैसे ही घड़ी में 1.5 मिनट पूरा होगा, आपकी आवाज अपने आप सॉफ्टवेयर से बंद हो जाएगी। उसके बाद आप फिर से अपनी बात रखने के लिए जब मौका पाएंगे, घड़ी के हिसाब से हम अपनी बात रख पाएंगे, और अंत में फिर हम घड़ी हटा देते हैं ताकि खुलकर बहस भी कर सकें, एक दूसरे से सवाल जवाब भी कर सकें। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राजीव त्यागी, आज कांग्रेस पार्टी ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रधानमंत्री के इस बयान को लेकर के उन्होंने नारियल पानी वाली बात का मजाक उड़ाया, शायद वीडियो भी दिखाया गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमारा सवाल बड़ा सीधा है, आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब राहुल गांधी खाट यात्रा लेके निकले थे, आप उनके साथ साथ ट्रैवल कर रहे थे, उसके बाद आपने आके बड़ी लिस्ट गिनाई इस प्रोग्राम में कई बार कि ये सारी दिक्कतें हैं, इनको दूर करना है और इसलिए हम अपना चुनाव में इन चीज़ों को एजेंडा बना रहे हैं। आज आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं नारियल पानी पे, अनानास के जूस पे, 7 फेज का हो गया, इसलिए इस स्थिति में आ गए हैं क्या हम लोग? देखिए रोहित जी मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, 1.5 मिनट का आपने समय दिया है। आज भी कांग्रेस पार्टी उन्हीं मुद्दों पर अपना चुनाव लड़ रही है, किसान का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, समर्थन मूल्य का करो हिसाब। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसमें 10 पॉइंट प्रोग्राम है, जिसमें दलितों को मकान से लेकर के, नौजवानों को स्मार्टफोन से लेकर के और अन्य सभी योजनाएं जो मैंने आपको पहले बताई वो सारी चीज़ें हैं। हम ये पूछना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी से कि उनके मुद्दे क्या हैं। मुद्दा आधारित चुनाव की जो बात करते थे, जो विकास की बात करते थे, वो शमशान और कब्रिस्तान पर चले गए, वो होली और ईद पर चले गए। और आज होली आने से पहले ही पहली बार ऐसा हुआ है 60 साल की हिस्ट्री में, एलपीजी प्राइसेस रेज बाय 86, स्टीपेस्ट हाइक इन द इंडियन हिस्ट्री। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अखबार कह रहे हैं, अखबारों में छपा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एलपीजी के सिलेंडर पे जो आम आदमी का भोजन बनाने का हथियार है उस पर इतनी बड़ी वृद्धि मोदी सरकार ने की है। तो ये मोदी सरकार किस मुंह से महंगाई रोकने की बात कर रही है? मोदी सरकार किस मुंह से लोगों की बेहतरी की बात कर रही है? मोदी सरकार किस मुंह से अच्छे दिनों की बात कर रही है? क्या मोदी सरकार ने किसानों को 50% प्रॉफिट दे दिया कॉस्ट प्राइस पे? क्या मोदी सरकार ने यह नहीं किया कि गेहूं के आयात शुल्क को हटाने का काम किया, जब गेहूं भारत के बाजार में किसानों का आने वाला है? ऐसा क्यों किया गया कि किसानों को मारने के लिए मोदी सरकार ऐसा काम कर रही है? सर आवाज चली गई, 1.5 मिनट हो गया। राजीव जी, हैरानी की बात है, माफ कीजिएगा, लेकिन आपके मुंह के अलावा किसी और नेता के मुंह से आपके ये बातें सुनती नहीं है जो आप बोल रहे हैं ना अभी। बिजली पानी हाफ, किसानों का इतना माफ और जनता को चाहिए पूरा हिसाब, आपके अलावा किसी नेता के मुंह से नारा हमने सुना नहीं। और आप भी केवल टीवी पे बोलते हैं, जमीन पे बोलते कि नहीं हमको पता नहीं। संबित पात्रा, आप लोगों ने विकास किया, आप दावा करते हैं, जब विकास किया तो फिर ये मजाक पे क्यों चलता है चुनाव का पूरा प्रचार जो है? चूंकि आज आपका डिबेट का टॉपिक ही मेड इन इंडिया है और मैं उसी पे स्टिक करके रखूंगा कि एक पार्टी है जो 70 साल के बाद भी मेड इन इंडिया को पूरा नहीं कर पाई, और हम एक कम समय में क्या कर पाए। आप देखिए, 1.5 साल के अंदर ही, हमारे आने के अब तो 2.5 साल हो गए, 1.5 साल के अंदर ही 12 प्लेसेस हम कूद के ऊपर गए, जो कि हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था। हम 1.5 साल के अंदर ही 16 प्लेसेस कूद के ऊपर गए, जो कि इंडियन कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स था। पूरे विश्व में बिजनेस को किस प्रकार मोदी जी ने बढ़ाया। और इसी 1.5-2 साल के अंदर ही जो एफडीआई आता है, विदेशों से जो निवेश आता है, वो चाइना से भी अधिक पहली बार हुआ है। तो आप बताइए, हम केवल कोरे कागज में वादे करके लिख देते हो, ऐसा नहीं है। मेड इन इंडिया, जिसको मोदी जी ने भी कहा शेर का पंजा, तो शेर के पंजे का नतीजा दिखा रहे हैं कि एफडीआई का हाईएस्ट हमने यहां पर ग्रोथ करके दिखाया है। राहुल जी कहते हैं कि रायबरेली में मेड इन इंडिया हो जाता। रायबरेली की बात मैं बता दूं, रायबरेली में 51 ईयर्स से जो है इनकी खुद के लोग हैं वहां पे, कांग्रेस की सत्ता वहां से चल रही है। 48 ईयर्स से इनके खुद के परिवार के लोग, गांधी फैमिली के परिवार के लोग, फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, अरुण नेहरू, शीला कौल और सोनिया गांधी जी रायबरेली से है। एक भी मेड इन रायबरेली अभी तक क्यों नहीं हो पाया? ये 2.5 वर्ष में वो पूछते हैं मेड इन रायबरेली क्यों नहीं हुआ। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर कब तक जनता को बेवकूफ बनाएंगे। हमने मेड इन इंडिया का नारा दिया, मेक इन इंडिया आरंभ किया, तो नतीजे मैंने आपको राजीव जी गिनवा के दिखा दिया है, आप भी करके दिखा दीजिए। ठीक है, 1.5 मिनट हो गया आपका। मैं विजय जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आप अर्थशास्त्री हैं। जो डेटा संबित पात्रा बता रहे हैं, अगर वो वाकई है तो जो बातें राजीव त्यागी कह रहे हैं उनका हल क्यों नहीं हो रहा? भाई, अगर आप कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में बढ़ रहे हैं, आपके पास फॉरेन इक्विटी आ रही है, आप दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, विदेशी आपके पास आके पैसा अपना लगाना चाह रहा है, तो आपके देश के किसान की स्थिति खराब क्यों है?
आपको मेरी आपकी जेब से गैस सिलेंडर के लिए पैसा क्यों काटना पड़ता है, निकालना पड़ता है? देखिए, ऐसा है कि मेक इन इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रयास है और 70 साल में इस देश की जो सबसे बड़ी चुनौती रही है वो है रोजगार का। जब तक आप मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस नहीं करेंगे आपको रोजगार नहीं मिलेगा। अब कोई भी इन्वेस्टमेंट के दो पहलू होते हैं, एक तो होता है पॉलिसी एनवायरनमेंट और दूसरा होता है एक्चुअल इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग। अभी तक जो भारत सरकार ने किया है और जो 70 साल से जो हमें पॉलिसी एनवायरनमेंट मिला है, हम चाइना के बराबर थे 30 साल पहले। आज चाइना कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ हैं, ये हमारे सामने है कि हमने ऐसी पॉलिसीज बनाई 70 साल में कि इन्वेस्टर आने से डर रहा था। आज हम पहले पॉलिसी सुधार रहे हैं, तभी हमने ये देखा है कि जो हमारा स्टेप है, अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दुनिया हमें कह रही है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये मानना तो चाहिए कि हमारी पॉलिसी सुधर रही है। अब इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगे, लेकिन लार्ज टिकट इन्वेस्टमेंट आने में टाइम लगता है, क्योंकि पहले लोग कंफर्टेबल होना चाहते हैं कि आपकी पॉलिसीज ठीक तो हैं, और जैसे जैसे पॉलिसी सुधरेंगी इन्वेस्टमेंट आएगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो मेरा ये कहना है कि जो लोग मेक इन इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको समझना चाहिए कि एक फैक्ट्री लगाने में भी 2 साल लगते हैं, लेकिन पहले उससे आपको जो आपके पुराने और आउटडेटेड कानून थे वो भी तो सुधारिए। और शायद मोदी जी ने वही शुरुआत करी है जिसको वर्ल्ड रिकॉग्नाइज कर रहा है कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक प्रक्रिया है, देश सुधरने में टाइम लगता है और हम शायद सही डायरेक्शन में हैं। और जो बात कांग्रेस ने कही है, यस, उसको उनका ठीक सर, आवाज चलेगी। जो बात कांग्रेस ने कही है उसको आपको बाद में पूरा करना पड़ेगा। टी.आर. रामचंद्रन हमारे पास आ गए हैं। सर, कुछ चीजें सुनाता हूं आपको पढ़ के। आपने मिस कर दिया वो पार्ट जो अभी राजीव त्यागी ने कहा, जो संबित पात्रा ने कहा और जो विजय जी ने कहा, लेकिन जो राहुल गांधी ने कहा वो आप मिस नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं ऐसा दिन आए जब ओबामा टूथपेस्ट यूज करें तो उस पर लिखा हो मेड इन बाराबंकी। डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ताला लगाएं तो उस ताले पर लिखा हो मेड इन अलीगढ़। बराक ओबामा बेड की चादर देखें तो कहें कि ये चादर कहां से आई, जवाब मिले गाजियाबाद से। चाहता हूं वो दिन आए जब अमेरिका के राष्ट्रपति घड़ी देखें तो उस पर लिखा हो मेड इन मिर्जापुर। आपको लगता है राहुल गांधी के पास या तो स्क्रिप्ट राइटर नहीं है, या फिर उनको नारा मोदी जी का अच्छा लगा तो उनको लगा कि मेक इन इंडिया को अपना बना लिया जाए और वो उसी पे उतर आए? खैर, एनीवे मेरे ख्याल में इस तरह की नोक-झोंक काफ़ी वीक्स से चल रही है, जब से इलेक्शन कैंपेन शुरू हुआ है। और ये कुछ आपसी पॉलिटिकल वन अपमैनशिप लगता है मुझको, पर ये किसी को भी कहीं ले नहीं जा रहा। आखिरकार अगर आप देखेंगे ग्राउंड लेवल पे, खासकर ये लास्ट फेज जो उत्तर प्रदेश में हो रही है, लोग चाहते हैं कि मुद्दे पे बात करें, क्योंकि यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ और ये एसपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रह चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी में सब चीज़ बहुत स्मूथ चल रहा है। देखिए, बीजेपी में भी अंदरूनी फूट है और वो पिछले 4-5 दिनों से बड़ा स्पष्ट होके निकल रहा है सब टेलीविजन नेटवर्क्स में। अब देखना ये पड़ेगा कि यहाँ के लोग किस तरह वोट करते हैं। अमेठी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2-3 विलेजेस ऐसे थी जहाँ पर लोगों ने जाके वोट ही नहीं किया। तो अगर हम ये कह लें कि अनहैप्पीनेस नहीं है तो वो गलत होगा। अगर दूसरी तरफ हम देखें कि प्रोटेस्ट ऐसे हो रही है अखिलेश जी के खिलाफ कुछ जगहों पे जहां पर प्रोग्रेस कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। अब हमारे राहुल गांधी साहब का शायद उम्मीद यही है कि ये जो कुछ भी उन्होंने कहा ये सच निकले और ये मेड इन इंडिया, जैसे आपने कहा खुद कि शायद वो अपनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री का, पर उनका कहना यह है कि मेड इन इंडिया तभी बनेगा जब बीजेपी सत्ते पे नहीं होगी और कांग्रेस होगी उस जगह पर। सर, कांग्रेस तो थी ना इतने लंबे समय सत्ता में। राजीव जी, जब सत्ता में थी कांग्रेस तो तालों पे लिख के क्यों नहीं गए फिर वो डोनाल्ड ट्रंप के घर अलीगढ़ वाले ताले? क्यों नहीं गए बराक ओबामा के पलंग पे गाजियाबाद की चादर? क्यों नहीं गए अमेरिका के राष्ट्रपति के हाथ में मिर्जापुर की घड़ी या मैनपुरी का मोबाइल? मौका तो दिया ना इस देश ने आपको, ये तो आप नहीं कह सकते कि आपको मौका नहीं दिया इस देश ने। एक ही जवाब देता हूं और एक लाइन में इसका जवाब देता हूं आपको। विगत 2004 में जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार बनी थी और जब 2014 में मनमोहन सिंह साहब की सरकार हटी थी तो $41 बिलियन का एक्सपोर्ट हमारे किसानों ने किया था और $21 बिलियन का हमने इंपोर्ट किया था खेती के सामानों का। इससे स्पष्ट है कि जब कृषि क्षेत्र में इतनी ग्रोथ हुई है मनमोहन सिंह साहब की सरकार में, तो पिछले 47 साल में कितना हुआ होगा। 2013 में 1947 में यदि देश का बजट
देश का बजट 213 करोड़ रुपए था, तो जेटली जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वो 21,47,000 करोड़ रुपए का, तो ये हमने 60 साल में देश के लिए किया। अब मैं आता हूं, मेरे मित्र ने कुछ आंकड़े दिए थे, उन आंकड़ों पे मैं आपको कोट करना चाहता हूं। एफडीआई के बारे में उन्होंने कहा कि $40 बिलियन का निवेश आया 2016-17 में। बिल्कुल ठीक कहा, संबित पात्रा बिल्कुल सच बोल रहे हैं इस विषय में। लेकिन वो जो निवेश आया है ना, वो निवेश सारा का सारा उसका 41.6% जो निवेश गया है वो सर्विस सेक्टर में गया है, कंप्यूटर सेक्टर में गया है, हार्डवेयर सेक्टर में गया है, इसके अलावा जितना ट्रेडिंग सेक्टर में गया है। बाकी जो निवेश है जो आना चाहिए था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, जो कि मेक इन इंडिया के लिए जाना जाता है, जैसे ऑटोमोबाइल के लिए, केमिकल्स के लिए, पावर के लिए, फार्मा के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो कुल 14% है। मेरे मित्र जो आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं वो नहीं बता रहे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, उसके बाद रोकिएगा प्लीज। लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, मेरा सवाल आपसे ही अगला, आप उसके बाद भी बोलते रहे। 2017-18 का घड़ी हटा दी हमने आपकी सहूलियत के लिए, आप लोगों का गला बैठा हुआ है, मैं मान के चल रहा हूं आज आप दोनों ही नहीं चिल्लाएंगे क्योंकि आप दोनों के गले की पहले ही बैंड बजी हुई है। इस सेंटेंस को कंप्लीट कर लूं, कीजिए, इस सेंटेंस को कंप्लीट कर लो। 2017-18 का जो आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार का है उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो कि 7.24% पे हुआ करता था 16-17 में, वो घट के 17-18 में 5.2% पे आएगा। तो कहां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ हो रही है पहले तो ये बता दें। जितना भी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें अगर वो 184.2% है जनवरी 2016 में, तो अक्टूबर में घट करके 178 पॉइंट पे रह गया है। ठीक है, क्रेडिट इंक्रीज जो बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब हम कर्ज लेते हैं अपना व्यापार बढ़ाने के लिए। आप लास्ट लाइन कह के लास्ट पैरा पढ़ने लग गए सर। पिछले 3 दशकों में पहली बार इतनी बड़ी गिरावट जी, लास्ट लाइन कह के आप लास्ट पैराग्राफ पढ़ने लग गए, तो मेरा वो सवाल बीच में रह गया कि यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आया, यहाँ इन्वेस्टमेंट में नहीं आया, यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आया। तो CWG वाला 70 करोड़, कोयला वाला 1,76,000 करोड़, 2G वाला 1,86,000 करोड़, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ गया? उसका भी तो जवाब कोई देगा ना। बहरहाल अब तो इन्हीं को देना पड़ेगा क्योंकि सरकार इनकी है। संबित पात्रा जो बातें वो कह रहे हैं, सर आऊंगा, जवाब ले लीजिए इसका, वापस आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, तब दीजिएगा जवाब। संबित मेरे को जवाब देने का मौका दीजिए। आप वो इंटरवीन करना चाहते हैं, आप पहले अपनी बात कर लें, फिर मैं सवाल पूछता हूं। देखिए, पहली बात तो है बहुत सारे आंकड़ों से जनता भी भ्रमित होती है। मैं बड़ा साधारण तरीके से रखूंगा। राहुल गांधी जी ने जो कहा मैं उससे सहमत हूं। वो दिन कब आएगा जब उन्होंने एग्जैक्ट शब्द कहा कि जब ट्रंप घड़ी देखेंगे और बोलेंगे भैया क्या समय हुआ है, तो वो बोलेंगे कि अच्छा ये मिर्जापुर का। देखिए, मैं बीच में नहीं बोल साहब, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, ये इनको आप बुलवा लीजिए। सर देखिए, बीच में ना बोले, मैं तो बीच में बिल्कुल नहीं बोला। आप 2 मिनट तक घड़ी चलानी पड़ जाएगी मुझे कि आप लोगों की आवाज ना जाए दूसरे के कान में। देखिए, तो ओबामा जी देखते घड़ी और बोलते भैया ये कहां से बना है, तो लोग बोलते मिर्जापुर। फिर वो सोने जाते तो बोलते ये बेडशीट कहां से आया भैया, तो बोलते अरे ये तो यूपी से आया है। इतना अच्छा होता है ऐसा होता। तो जब हमारा कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 16% बढ़ा, तो उसी अमेरिकन एजेंसी ने, जहां ओबामा, ट्रंप इत्यादि जो बेडशीट, उन्होंने क्या कहा सुनिए। उन्होंने कहा कि क्यों बढ़ गया ये कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, इसलिए नंबर 1 इंप्रूव्ड पब्लिक इंस्टीट्यूशन विच वाज लैकिंग प्रीवियसली। पहले पब्लिक इंस्टीट्यूशन ठीक नहीं थी, वो ठीक हो गया। नंबर 2 उन्होंने कहा ओपनिंग टू फॉरेन इन्वेस्टर्स। फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अड़चन थी, उसको मोदी जी ने ठीक कर दिया। नंबर 3 उन्होंने कहा, ये और मार्क करने वाली बात है, इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी इन द फाइनेंशियल सिस्टम। पहले जो फाइनेंशियल सिस्टम था उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, जिसके अंतर्गत आपने भी उदाहरण भी दिया CWG का, कोयले घोटाले का और स्पेक्ट्रम घोटाले का। वो सब जो बॉटलनेक्स था उसको मोदी जी ने दूर किया। और एक बड़ी बात, उसी अमेरिकन कंपनी जहां बेडशीट पे ओबामा सोते ही कहते ये बेडशीट कहां से आया है, ये टूथब्रश कहां से आया है, तो उसमें ही उसी अमेरिकन कंपनी ने कहा कि वन ऑफ द बिगेस्ट इंप्रूवमेंट मोदी सरकार में जो रहा है वो रहा है एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो ये मेड इन मिर्जापुर होगा कैसे? मिर्जापुर में आपने बिजली नहीं दिया तो बेडशीट बन के ओबामा तक जाएगा कैसे? ये तो बता दीजिए। ठीक है विजय जी, जल्दी से मैं आपसे एक कमेंट चाहता हूं। ये सारे आंकड़े जो रखते हैं, जब कांग्रेस यूपीए की सरकार होती थी वो हमसे कहते थे महंगाई नहीं बढ़ रही, ये लो आंकड़ा पेट भर लो। खोलना चाहता हूं। अब इनकी सरकार है तो ये कहते हैं महंगाई नहीं बढ़ रही, ये लो आंकड़ा, इससे पेट भर लो। अभी संबित जी ने कुछ आंकड़े दिखाए, फिर राजीव त्यागी ने कुछ आंकड़े दिखाए। नोटबंदी के दिन से लगातार चिल्लम चिल्ला मची हुई थी कि हाई जीडीपी गिर जाएगी, 2% का घाटा हो जाएगा, 2.5% का नुकसान हो जाएगा। कल डेटा आया, उसने कह दिया जीडीपी में कोई बहुत बड़ा हाई तौबा नहीं हुआ है। तो सर ये डेटा फेड होते हैं क्या, झूठ होते हैं, या अपनी मर्जी से अपनी जरूरत के हिसाब से हर कोई उनको उठा के इस्तेमाल कर सकता है और बेवकूफ बना सकता है? देखिए जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया आपने जीडीपी के आंकड़े को लेके। हमें इसको समझना पड़ेगा कि जीडीपी के आंकड़ा कैलकुलेट कैसे होता है। जो आपकी मेथोडोलॉजी है उसके अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन या रोल नहीं आता है।
और इस देश में ये बात सही है कि जब आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर बंद होगा तो जो डिमांड सप्लाई आएगा वो सारा का सारा जो सप्लाई आएगा वो ऑर्गेनाइज सेक्टर से आएगा और आपको उसमें जीडीपी में बढ़ोतरी दिखेगी। ये बात सही है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है एम्प्लॉयमेंट को लेके कि जो बेरोजगारी हुई है, क्योंकि जीडीपी तो अगर किसी के पास 5 अरब रुपए है उसका अगर 6 अरब रुपए बन जाता है तो जीडीपी की तो ग्रोथ हो गई, लेकिन क्या इस देश को एम्प्लॉयमेंट मिला? हमें यह सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में जो हमारी चुनौती है वो रोजगार है, जीडीपी नहीं है। जीडीपी एक अच्छा पॉजिटिव सिग्नल जरूर देता है कि इकोनॉमी में स्ट्रेंथ है, लेकिन मुझे लगता है कि मेक इन इंडिया का जो फोकस होना चाहिए वो जीडीपी ना होके एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, क्योंकि इस देश में ये सबसे बड़ी चुनौती है कि हर हाथ को एक काम मिलना जरूरी है, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा इस देश की लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करना। तो मुझे लगता है कि जीडीपी पे हम इतना ना फोकस करके एम्प्लॉयमेंट पे अगर हम फोकस करेंगे और अगर पॉलिसीज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेके बनेंगी तो जीडीपी भी बढ़ेगा और देश में खुशहाली भी आएगी और ये जो चुनावी वादे हम लोग कर रहे हैं ये भी पूरे होंगे। लेकिन चुनाव कैसे जीतेंगे सर फिर? क्योंकि चुनाव में आप जाके बताइए कि कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में हम इतना बढ़ गए तो जनता वोट देगी क्या? चुनाव में जाके आप बताइए कि हमारी जीडीपी जी मनमोहन जी तो कह रहे थे 5.5 रह जाएगी, लेकिन 7 ही है, जनता को समझ में आएगा क्या? और जनता इस पे सवाल नहीं पूछती क्या? पतंग उड़ेगी तो बरेली का मांझा कटेगा। मैं चाहता हूं ओबामा मार्केट जाएं, अमरूद लें तो लिखा हो मेड इन इलाहाबाद। अभी बनारस में उन्होंने कहा कि यहाँ का लंगड़ा आम जो है वो चाइना में जाना चाहिए। तो जनता किस चीज पे वोट देती है? जनता को जो सामने नजर आती है कि या वो कब्रिस्तान और शमशान देख के वोट देती है? नहीं, आई थिंक वो इश्यू तो इतना रेलेवेंट नहीं रहा अब, बट आखिरकार रोजगार एक बहुत अहम मुद्दा है जिन्होंने अभी बात की। और रोजगार आपने जितने वायदे किए थे उतने रोजगार तो जनरेट हुए नहीं, और जनरेट भी कैसे होंगे? आपने कोई नई कारखाने नहीं लगाए, बाकी चीज़ों की दिक्कत हो रही है। मेरे ख्याल में इन सब चीज़ों पे वक्त लगता है। ये नहीं है कि आप सरकार में आए और तीसरे महीने में सब तैयार होकर आपके पास है और आपके साथ जो प्रोग्रेस होनी चाहिए वो हो रही है। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि जितना नुकसान होना चाहिए था डीमोनेटाइजेशन से, उतना नुकसान ये जो CSO की स्टैटिस्टिक्स आई है उसमें है नहीं। और जो हमारे मेहमान ने जो अभी बात की वो बिल्कुल सही है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को आप उसमें लेंगे नहीं, पर CSO ने ये बात जरूर कहा है कि कुछ स्टैटिस्टिक्स जो हमको लेनी चाहिए थी वो हमारे पास है नहीं, उसको हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि कौन से सेक्टर्स उन्होंने इसमें इंक्लूड नहीं किए। तो आखिरकार जो नुकसान ज्यादातर लोग सोच रहे थे कि होगा इकोनॉमी में, वो हुआ नहीं, वो जस्टिफाइड नहीं था। जो लोगों ने सोचा कि 2% घटेगा, 2.5% घटेगा। बट आखिरकार जो सवाल आपका है वो सबसे अहम इसलिए है, आम आदमी किस वजह से जाके वोट देता है और किस पार्टी को वोट सब ठीक है समझ के देता है। अगर उसने देखा है कि जो वायदे उसके कैंडिडेट्स ने किए और उस क्षेत्र में कुछ हुआ है टैंजिबल, तो वो ज़रूर जाके वोट देखा है। और उसका उदाहरण आपको यूपी में ही मिल जाएगा। जो आप इंटरव्यूज़ करते हैं लोगों से, उसमें कई लोगों ने बाहर आके कहा है कि हमारे क्षेत्र में काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, सड़कें बनी हैं, ये हुआ है, वो हुआ है। सिर्फ एक ही चीज़ पे उनको आशंकाएं थी, वो थी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए था। पर ज़्यादातर लोग ये जो क्षेत्र है जिसको हम स्ट्रैंगल होल्ड मानते हैं समाजवादी पार्टी की, पूरा ईस्टर्न यूपी, अब इसमें देखिए ये एक बड़ा डामाडोल सा यहाँ पर वोटिंग सिस्टम नजर आ रहा है कि भाई अब क्योंकि 7 चरण का चुनाव हो गया, या तो आखिरी चरण आते आते नेता थक गए हैं, उनको लगने लगा कि अब चुटकुलों से ही चुनाव जीत लें, तो इसलिए चुटकुले सुनाए जा रहे हैं, जमीनी मुद्दे गायब हो गए हैं, या कि ये स्ट्रेटेजी है कि जनता को बेवकूफ बना के वोट लेना, ये स्ट्रेटेजी है या मजबूरी है कि अब और कुछ बचा नहीं तो फिर यही कर लें, किसी तरह टाइम पास तो करना है, 8 मार्च तक तो निकालना है, रैलियां भी हैं, उन सब में कुछ बोलना भी है, तो क्यों ना एक दूसरे पे ऐसी टीका टिप्पणी कर ली जाए। क्या राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया का नारा चुराया? और दूसरी बड़ी बात यह कि चुनाव क्या अब नारियल पानी और अनानास के जूस पर लड़े और जीते जाएंगे? राहुल गांधी का ताज़ा बयान है बनारस से, जहां उन्होंने बनारसी लंगड़े आम की शान में कुछ बात कही है। पहले हम आपको वो सुनवाते हैं उनका ताज़ा बयान, उसके बाद राजीव त्यागी के पास चलते हैं। यहाँ लंगड़ा आम मशहूर है, यहाँ का लंगड़ा आम मशहूर है बनारस का, उसको हम अमेरिका भिजवाना चाहते हैं, जापान भिजवाना चाहते हैं, चीन भिजवाना चाहते हैं। डब्बे में लिखा होगा मेड इन बनारस उत्तर प्रदेश। फैक्ट्री में आपके लोग काम करेंगे, पैसा किसान की जेब में जाएगा।
सवाल सर मेरा ये था कि क्योंकि चुनाव 7 चरण का है, अब 2 ही चरण बचे हैं, आप सब लोग थक गए हैं या आप लोगों को एहसास हो गया है कि किसका क्या होने वाला है, तो इसलिए चुनाव प्रचार में अब बातें बस ऐसी ही हो रही हैं, मुद्दे गायब हो जा रहे हैं उसमें से। इसमें कहाँ बुराई है कि बनारस का लंगड़ा आम और लखनऊ का दशहरी आम अगर विदेश में जाए और बेहतर पैकिंग में होकर लोग बाग बेहतरी से खाए तो क्या बुराई बात है? राहुल गांधी जी ने क्या बुरा कह दिया? अब मैं आता हूं मेन मुद्दे पे। देखिए, मेक इन इंडिया और सरकार की इकोनॉमी पे बात चल रही है। सर, आम कल से उगना शुरू हुआ क्या बनारस में? चुनाव की तारीख आने के बाद से ऊपर दिया है, पहले भी उगता होगा सर। सुनिए सुनिए, कितना आम आप लोगों ने एक्सपोर्ट किया बताइए ना सर, डब्बे पे लिख के मेड इन इंडिया। नंबर्स डोंट, प्लीज माय डियर सर, प्लीज लेट मी फिनिश प्लीज। आप फिनिश कीजिएगा। वेरी गुड एंकर, आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट। हां हां सर, आप एक्सपेक्ट कीजिए, मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरने के लिए बैठा ना, सवाल पूछने के लिए बैठा हूं। एनडीए का जो स्किल इंडिया इनिशिएटिव है उसमें नंबर्स जो है एज पर सरकार के रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं, और स्किल इंडिया फेल हो चुका है। उसमें यूपी सरकार कितनी फेल आपने देखा जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? उसमें यूपी सरकार ने अपना कितना टारगेट पूरा किया स्किल इंडिया में आपने देखा? बताइए ना सर, आप डेटा लेके बैठे हैं, उसमें निकालिए उत्तर प्रदेश की सरकार का डेटा स्किल इंडिया का, अभी निकालिए सर, अभी निकालिए सर पहले। अब स्किल इंडिया पे पहले यूपी सरकार का डेटा निकालिए सर, उसने कितना टारगेट पूरा करके दिया, निकालिए सर। नहीं त्यागी जी, निकालिए पहले उत्तर प्रदेश सरकार जिसके समर्थन में आप चुनाव लड़ रहे हैं सर, कितना उन्होंने स्किल इंडिया का टारगेट अचीव किया, बताइए मुझे। मैं वही बता रहा हूं, डिमोनेटाइजेशन इफेक्ट, अनबैंक्ड विलेजेस। सर मैं पूछ रहा हूं स्किल इंडिया का टारगेट कितना अचीव किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने? आप डिमोनेटाइजेशन पे चले गए, आपको गोल पोस्ट शिफ्ट करना तो ठीक है, फिर कहिए कि मैं तो ऐसे ही खेलता हूं, गेंद जिधर आती है मैं उधर से गोल पोस्ट हटा लेता हूं, मैं गोलकीपर की तरह नहीं खड़ा होता हूं। बोलिए ऐसे सर। इस देखिए स्किल इंडिया पे मोदी सरकार, सर बताइए ना उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्किल इंडिया का टारगेट कितना अचीव किया? हम बता रहा हूं, सुन लीजिए। नोटबंदी के बाद से बनारस का साड़ी उद्योग, मिर्जापुर का कालीन उद्योग, बधाई का कानूनी उद्योग, तो आप समझ ही नहीं पाए स्किल इंडिया क्या है, आगरा का चर्म उद्योग, सारी योजनाओं को आप बर्बाद बता दीजिए, उद्योग, ठीक है सर, मेरठ का रेवड़ी उद्योग और पूरा खानसानी उद्योग चौपट हो गया। बिजली पानी साफ, किसान का कर्जा माफ, आप इसी पे रहिए सर। कहां आप स्किल इंडिया और इस सब के चक्कर में जा रहे हैं? यस, लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा हमने क्या किया मेक इन इंडिया में। हमने ओएनजीसी बनाई, हमने बीएचएल बनाई, हमने बीएल बनाई, हमने सीएल बनाई, हमने जितनी भी बड़ी यूनिट्स थी, गेल से लेकर के जितनी भी बड़ी यूनिट्स हैं वो हमारी बनाई तो है, एचएमटी हमने ही तो बनाई थी सर। ठीक है, बोलिए संबित, अब सूरज चांद तो आप बनाइए, क्योंकि आप शमशान की बात करेंगे, अच्छा आवाज निकल के क्या मेरे मुंह से, मैं तो धीरे-धीरे सोच रहा था, इन मुद्दों का जवाब दीजिए। ठीक सर, आप सुनिए संबित, बोलिए, अब आप बोलिए उसके बाद। देखिए ये जो हर जगह जाते सर प्लीज बोल लूं, मुझे बोलने बोला गया है सर, प्लीज 2014-2015 हो गया सर, मैं उत्तर दे रहा हूं, रखिए प्लीज, हो गया। रोहित जी ने बोला बोलने के लिए। देखिए राहुल जी लगता है जहां भी जाते हैं वो उतरते ही प्लेन से पूछते हैं यहाँ क्या होता है, वो कहता है अमरूद होता है, जाके बोलता है कि अमरूद अमेरिका जाके सब कुछ ओबामा और ट्रंप खाने चाहिए और कोई नहीं, वो दोनों खाएंगे और बोलेंगे अच्छा ये अहमदाबाद में होता है, मेड इन अहमदाबाद। कितना अच्छा होता है अगर ये मेड इन अहमदाबाद, मेड इन लखनऊ ट्रंप शुरू से ही खा रहे होते, ये क्यों नहीं हुआ? आज ये सवाल जो मोदी जी कहते हैं ये रिपोर्ट कार्ड तो अपना दे रहे हैं, इतने वर्षों तक ये लंगड़ा आम क्यों नहीं पहुंचा ओबामा जी तक, इतने वर्षों से ये मंजा क्यों नहीं पहुंचा ट्रंप जी तक? आज आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 सालों में सब कुछ पहुंच जाएगा, क्योंकि मेक इन इंडिया ऐसा एक शुरू भी किया गया है सितंबर 2014 में। शुरू नहीं करते तो आप इस पे डिस्कशन भी नहीं करते। देखिए वही ओबामा जी के कंट्री से जिसका आप बोल रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव इंडेक्स हुआ, उन्होंने 3 बड़ी चीज बताई, 3 का तो पहले जिक्र किया मैंने। उन्होंने कहा इंडिया में गुड्स मार्केट एफिशिएंसी बहुत बढ़ गया है, मार्केट जो था वो बढ़ गया है, बिजनेस सोफिस्टिकेशन बढ़ गया है, और इनोवेशन जो इनोवेटिव आइडिया है वह भी बढ़ा है। और सच कह रहे थे रामचंद्रन जी कि सवाल पूछूं? हाँ पूछिए। आपने मुझे इतने सारे डेटा दिखाए, आप सारे अंतरराष्ट्रीय अखबारों के मैगजीन्स के कटिंग, क्योंकि सब कुछ ओबामा खा लेंगे तो हम तो उसी का लेके आएंगे ना। आपने पिछले 2.5 साल में इस देश के कितने लोगों को रोजगार दिया? ये मत कहिएगा कि हमने रोजगार के लिए लोन दिया ना, ये बताइए कितने लोगों को नौकरी मिली? देखिए नौकरी और रोजगार में फर्क है। ये अमित शाह जी ने भी कहा, नौकरी सरकारी नौकरी होती है, रोजगार स्वरोजगार भी होता है। 5.4 करोड़ लोगों को देश में 2.5 वर्षों में हमने मुद्रा योजना के माध्यम से रोजगार दिया, जिसमें स्वरोजगार भी है। 5.4 करोड़ ये बजट में स्टेटेड है, और इकोनॉमिक सर्वे ने भी इस पर एक पैराग्राफ पूरा डेडिकेट किया है। देखिए मैं एक बात बता दूं, मैं राहुल जी से ये प्रश्न करता हूं, अगर वो सुन रहे हैं, राहुल जी सब कुछ ये ओबामा और ट्रंप क्यों पढ़ेंगे खाएंगे और बोलेंगे मेड इन इंडिया? कुछ ऐसे भी तो होना चाहिए कि आप छुट्टी बिताने बाहर नहीं जाके इंडिया में छुट्टी बिताए और
वो पैसा इंडिया के सर्विस सेक्टर में जाए, आपके लोग बाहर जाके ट्रीटमेंट ना हो, सबके 100-100 साल उम्रों में प्रार्थना कर रहा हूं, बाहर जाके ट्रीटमेंट ना हो, इंडिया के अस्पतालों में ट्रीटमेंट हो और वो पैसा इंडिया के डॉक्टर के पास जाए। सब कुछ ओबामा और ट्रंप खाएंगे पिएंगे और बोलेंगे अहमदाबाद हो, इलाहाबाद हो, लखनऊ। थोड़ा सा लखनऊ यूपी मेड इन इंडिया ये आप भी अपने घर में तो फॉलो करिए। कल से छुट्टी बाहर नहीं, इंडिया में मनाइए। और थोड़ा सा मैं थोड़ा बदमाशी भी कर देता हूं, अपना अध्यक्ष भी तो मेड इन इंडिया बनाइए। विजय सरदाना जी, एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको लगता है कि मेक इन इंडिया जैसे कॉन्सेप्ट जिस पे देश की सरकार को, विपक्ष को, राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो देश की बेहतरी के प्रोजेक्ट्स हैं, उनका मजाक उड़ा के हम अपनी राजनीति तो चमका रहे हैं लेकिन देश को नुकसान करते हैं? देखिए, दुख की बात रोहित जी यही रहती है कि जब राजनीति आती है हम देश हित को भूल जाते हैं, और आज तक नुकसान इसी बात का हुआ है। और इसी बात को लेके कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर इसी बात से चिंतित रहता है कि इस देश में पॉलिटिकल रिस्क बहुत ज़्यादा है। आज अगर बीजेपी ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है और अगर कोई कांग्रेस की स्टेट गवर्नमेंट उसका साथ नहीं दे रही है तो ये पॉलिटिकल रिस्क कहलाता है कि पता नहीं कब सरकार बदलेगी और कब पॉलिसियां बदल जाएंगी। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को और सत्ता पक्ष को मिलके कम से कम एक राष्ट्र नीति देश के डेवलपमेंट के लिए बनानी चाहिए। मेक इन इंडिया में दोनों का फायदा है। अगर इन्वेस्टमेंट आएगा तो ये सिर्फ मोदी जी को देख के नहीं आएगा। कर्नाटक भी स्टेट है, मध्य प्रदेश भी स्टेट है, हिमाचल भी स्टेट है, उड़ीसा भी स्टेट है। वो वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन, वहां की लोकेशन, वहां की कैपेबिलिटी, वहां की माइंस, वहां की मार्केट को देख के इन्वेस्टमेंट करेगा। तो मेक इन इंडिया से सबका फायदा है। तो कम से कम मेक इन इंडिया जैसे मुद्दे पे कांग्रेस और बीजेपी को एक साझा रणनीति बनानी चाहिए, क्योंकि इसमें पूरे देश का फायदा है। अब अगर हम एक दूसरे का मजाक उड़ाएंगे तो इन्वेस्टर भी सोचेगा कि जब यही लोग क्लियर नहीं है, कल को अगर मान लीजिए सत्ता बदलती है तो क्या कांग्रेस मेक इन इंडिया का एजेंडा बदल देगी, क्या पॉलिसीज बदल देगी? ये हम एक डर क्रिएट कर देते हैं इन्वेस्टर में, जो इस देश के लिए अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं तो हमें समझदारी, एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखानी चाहिए कि आप लड़िए अपने लोकल चुनाव पे, मुद्दे पे, सब ठीक है, लेकिन राष्ट्रहित को कॉम्प्रोमाइज मत करिए। ये हमारा एक जनता की तरफ से निवेदन है आप सबको। रामचंद्रन साहब, एक चीज मैं जो पूछना चाह रहा हूं वो ये है कि इस सारी परिस्थिति में जो सवाल उन्होंने उठाया वो डर तो जायज है ही है। इसके अलावा हमने घोटालों का एक सवाल पूछा था राजीव जी से, वो बीच में रह गया। सर, जब आपके देश में इतने इतने बड़े, आप रक्षा में घोटालों में फंसे हैं, कोयले में, बिजली में घोटालों में फंसे हैं, खेल में घोटालों में फंसे हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय गेम हो रहा है आपके यहाँ, तो कौन आपके यहाँ के इन्वेस्ट करना चाहेगा? और जब आपने इतने बड़े बड़े घोटालों के हेडलाइंस छापे हैं तो उसका कुछ तो डेंट होगा आपकी इमेज को। नहीं, देखिए, इसका नुकसान तो ज़रूर होगा, और हम ये कह दें कि इससे सब ठीक ठाक रहेगा और सब हंकी डोरी है तो वो बिल्कुल गलत चीज़ होगी। पर मैं ज़रूर सरदाना साहब से सहमत हूँ कि जब तक ऑपोजिशन और सरकार जुट के कुछ एक नेशनल पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट की तरह कुछ ना करेगी और जिस पे डिफ़िकल्टीज़ ना, ऑपोजिशन डिफ़िकल्टीज़ ना पैदा करे और उसको प्रमोट करे तो कुछ काम हो सकता है। पर यहाँ पर अगर सरकार ऑपोजिशन से बात ही नहीं करना चाहती, क्योंकि आपको लगता है कि ऑपोजिशन इनकॉन्सिक्वेंशियल है, सिर्फ उनके 44 सीट हैं लोकसभा में, तो अब इनसे बात करके हम क्या इनसे कोऑपरेशन मांगे? तो मेरे ख्याल में जवाहरलाल नेहरू के समय में उनका मानना ये था कि कोई ऑपोजिशन ना भी रहते हुए, ऑपोजिशन जब बोलती थी वो ज़रूर बैठ के सुनते थे, और जो भी उनके सजेशंस, जिनसे भी, जिस पार्टी से भी आए जो नॉन कांग्रेस के हों, उनके सजेशंस को वो ज़रूर अहमियत देते थे। यहाँ पर दिक्कत ये हो गई है कि मेरे पास मेजॉरिटी है तो मैं बुलडोज करके कुछ भी कर लूँगा। और ये बार बार जब पार्लियामेंट चलती है, तो जब पार्लियामेंट का एक सेशन ख़त्म होता है तो उससे एक हफ्ता पहले सडनली होश आ जाती है सबको कि हमको ऑपोजिशन भी साथ में लेके चलना चाहिए। अब यहाँ पर दिक्कतें ज़रूर हैं, ये आयन आउट होंगी कि नहीं ये इस वक्त तो कहना मुश्किल है। पर मेरे ख्याल में मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि ऑपोजिशन को आपको किसी भी हाल में सर, अपने साथ कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे तो ऑपोजिशन कहाँ सपोर्ट करेगा आपको? बताइए ना, इसलिए सपोर्ट करेगा कि हाँ हमसे मुक्त कर दो देश को? नहीं, बट खैर वो छोड़िए, दैट्स अ डिफरेंट इश्यू ऑल टुगेदर। बट अगर ये ऐसे नहीं चलेंगे तो ये कांस्टेंट ऑपोजिशन रहेगी और आप पार्लियामेंट तो चला नहीं पाएंगे, तो उसके बाद निकलेगा क्या? पार्लियामेंट में आपको लोगों ने चुन के भेजा है कि आप दिक्कतें जो
लोगों की हो रही है उस पर आप डिबेट करें, डिस्कशन करें, उनका कोई रेमेडी निकालें, ना कि आप एक दूसरे के फॉल्ट ही लेते रहोगे। तो लगाए और छुट्टी करके घर आ जाए। इसका जवाब दे दूं मुझे। संबित बोलिए, फिर राजीव जी के पास जाओ। देखिए रामचंद्रन जी, आप सही कह रहे हैं कि ऑपोजिशन और सरकार के बीच में सामंजस्य होना चाहिए जिससे कि देश को क्षति ना हो। देखिए वो तो प्रयास हम लगातार कर ही रहे हैं, मगर एक क्षण के लिए मान लिया जाए सपोज कि सरकार बात नहीं कर रही है ऑपोजिशन के साथ, उसका अर्थ यह है क्या कि ऑपोजिशन वो करेगी जो देश के लिए हानिकारक है? क्या उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? और दूसरी बात, ये ऑपोजिशन तो वो है जो सर्जिकल स्ट्राइक का भी ऑपोजिशन कर देती है। सर्जिकल स्ट्राइक कोई मतलब गवर्नमेंट का विषय नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक आर्मी का विषय है। आर्मी चीफ ने अभी कश्मीर पे एक स्टेटमेंट दिया तो कांग्रेस के लोगों ने कहा आर्मी चीफ का मेंटल संतुलन खो बैठा है। जो इस हद तक जा सकते हैं, आप कह रहे हैं कि हम उनके साथ बैठ जाएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। देखिए मैं आंकड़े देकर समाप्त करता हूं अपनी बात को। अक्टूबर 2014 से सितंबर 2014 तक 5.2 लाख करोड़ रुपया भारतवर्ष को एफडीआई के माध्यम से मेक इन इंडिया में मिला, और मात्र इसी वर्ष अप्रैल 2016 में अप्रैल 1, 2016 से अक्टूबर 31 2016 तक 1365 कंपनियां जो प्रपोजल के रूप में थी वो शुरू हो पाई मेक इन इंडिया के अंतर्गत बनिस्बत रुपीस 3.8 लाख करोड़। जहां आप लाखों करोड़ों पहले गबन कर लेते थे, वही रकम अब देश बनाने में लग रहा है। आप चाहे आम बनारस का स्टैंप लेके जाए या ओबामा जी और ट्रंप जी जब ब्रश करेंगे तो बोलेंगे ओहो ये तो हमारे देश का नहीं तो हम इंडिया का है, वो सब बोले ठीक है, मगर हकीकत पहले जांच परख ले। ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन नहीं चलेगा, देश अब बदल रहा है। ये नहीं बताया आपने गैस के दाम इतने क्यों बढ़ाने पड़ गए? आपने पूछा ही नहीं मुझसे। पहला सवाल उन्होंने उठा दिया था। हाँ। मुझे लगा आप विपक्ष के सवाल को एड्रेस करेंगे खुद ही। जब पेट्रोल का रेट बढ़ जाता है, घट जाता है, तो तब तो आप ये नहीं कहते हैं कि पेट्रोल का रेट क्यों घट गया, तब आप कहते हैं अच्छा इन्होंने मोदी जी ने थोड़ी पेट्रोल का रेट घटाया, ये तो एक सेंट्रल एजेंसी है वो घटाती है, क्योंकि वो तो एजेंसी के हिसाब से चलता है, वो तो इंडिपेंडेंट है बढ़ाना घटाना। और जब बढ़ जाता है तो आप बोलते हैं बढ़ा दिया हमने। घटाते जब मोदी जी नहीं है तो बढ़ा कैसे मोदी जी सकते हैं? राजीव त्यागी बोलिए। देखिए मैं स्पष्ट 2-3 आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा। लास्ट सेगमेंट है, बैंकों की जमा राशि में पिछले 53 साल में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई। मेरे मित्र निर्यात की बात यहां कर रहे थे। 2012 में 218.79 बिलियन डॉलर का निर्यात हुआ, 2013 में 228.26 बिलियन डॉलर का निर्यात हुआ, 2014 में 218 बिलियन डॉलर का निर्यात हुआ, 2015 में 216 बिलियन डॉलर का निर्यात हुआ, और निश्चित रूप से 2016 में 213.80 बिलियन डॉलर का निर्यात हुआ। लगातार निर्यात घट रहा है देश का। रुपए की कीमत मोदी जी की कीमत से ज्यादा की हो गई है। और क्रेडिट इंक्रीज, जब कर्जा लेते हैं इंडस्ट्री के लोग बाग, उसमें 6.63% पे दर आ गई है। इससे साफ पता चलता है कि मोदी सरकार आर्थिक रूप से पूर्णतः फेल हो चुकी है। हाँ, मोदी सरकार के कुछ नेताओं को नोटबंदी के बाद कुछ काम मिला है, जैसे कि वेश्यावृत्ति कराना और गुजरात में जो नलिया कांड है, इसके अलावा बच्चों की ट्रैफिकिंग करना, बच्चों बिल्कुल गलत बात है। वेश्यावृत्ति कौन करा रहा है? और दूसरा एसआई का एजेंट में भर्ती होना, एसआई का एजेंट भर्ती होना। वेश्यावृत्ति कौन करा रहा है? कौन है पांडे जी? डिग्री पता ना हो, वेश्यावृत्ति कौन करा रहा है? नारियल पानी पांडे जी वहां वेश्यावृत्ति करा रहे हैं और यहाँ पर ये पांडे जी बन रहे हैं एकदम मुंह पे ताव देकर। अपनी डिग्री ना दिखा पाए, जो प्राइम मिनिस्टर अपनी डिग्री ना दिखा पाए, जो प्राइम मिनिस्टर, अरे भैया प्राइम मिनिस्टर का डिग्री मत मांगिए, सोनिया जी से थोड़ा पूछ लीजिए। सोनिया जी से सुनिए ना, देखिए आपने जो आंकड़े रखे त्यागी जी, अरे थोड़ा सा कांग्रेस का अध्यक्ष को मेक इन इंडिया कर दीजिए, बाकी बाद में करेगा प्राइम मिनिस्टर की डिग्री तक। लंगड़ा हम भेज रहे हैं चाइना और ओबामा, यहाँ पर अध्यक्ष ही मेड इन इंडिया नहीं है। अब क्यों रिकॉर्ड खराब कर रहे हैं त्यागी जी? आज गला खराब है ना, क्यों रिकॉर्ड खराब कर रहे हैं? अब तक शांति से डिबेट चल रही थी, शांति से करिए ना सर। अब विजय जी को सुन लीजिए, मेड इन अध्यक्ष लाइए, ठीक हो जाए प्लीज सर, प्लीज। अब विजय जी को सुन लीजिए, उन बातों को नलिफाई करते हुए जिन्होंने अंत में, सर प्लीज, दाम कहां पहुंच गए, सर प्लीज, सिलेंडर के दाम कहां पहुंच गए, और आपने भी सर नॉन सब्सिडाइज्ड सिलेंडर आपने जाते जाते 212 रुपए का झटका दिया था। त्यागी जी भूलिएगा नहीं प्लीज। विजय जी लास्ट कमेंट आपसे पूछ रहा हूं, बस एक आखिरी लास्ट कमेंट विजय जी आपसे पूछ रहा हूं चलते चलते, और वो सवाल ये है सर, क्या जो बातें राजीव त्यागी कह रहे हैं उसके आधार पर हम मान लें कि हिंदुस्तान तो डूब चुका है सर, खत्म है हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, दिवालिया होने चाहिए हम सब लोग? तो देखिए, दुनिया में एक बात आप मान के चलिए, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। अगर हम इस मार्केट को, जहां पे पूरी दुनिया इन्वेस्ट करना चाह रही है, अगर हम इस देश के कानून सुधार दें और जो अड़चने हमने अपने इन्वेस्टर्स पे डाली हुई हैं,
अगर वो ही सुधर जाए तो इस देश में जीडीपी भी बढ़ेगी, मार्केट भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। हम हमेशा ये क्यों सोचते हैं कि एक्सपोर्ट ही एक रास्ता है? जब तक हम डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, आप एक्सपोर्ट में नहीं टिक सकते। ये बात सही है कि जब हम सस्ते होंगे तो दुनिया हमसे खरीद लेगी, लेकिन पूरी दुनिया हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना क्यों चाह रही है, ये भी हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब दुनिया के सबसे बड़े बाजार हैं और हम अपना बाजार अगर खुद नहीं संभाल रहे, हम एक्सपोर्ट पे टेंशन ले रहे हैं और डोमेस्टिक मार्केट को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे, तो मुझे लगता है कि ये गलत तरीका है। सर, तो सबसे पहले चाहे वो बीजेपी के राज्य हो या कांग्रेस के राज्य हो, अपने यहाँ कानून सुधारिए ताकि लोकल इंडस्ट्री इन्वेस्ट करे। पहले आप अपने मार्केट को सर्विस दीजिए, फिर एक्सपोर्ट की सोचिए, उससे आपको रोजगार भी मिलेगा और फॉरेन एक्सचेंज भी मिलेगा। ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। मेरा बस छोटा सा सवाल है, मैं वापस वही सवाल पूछ रहा हूं जो पहले पूछा था। क्या इस देश की अर्थव्यवस्था गड्ढे में जा चुकी है? खत्म हो गया सब कुछ? उम्मीद छोड़ दें अब? सर, इस देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ी ताकत आप इस बात से समझ लीजिए कि डीमोनेटाइजेशन होने के बाद भी इस देश में कुछ नहीं रुका है। इस देश की इनहेरेंट स्ट्रेंथ इतनी है, 130 करोड़ लोगों को अगर आप 3 टाइम खाना भी खिला देंगे तो जीडीपी 6% वैसे ही ग्रो करेगी। तो इस देश की आप ताकत बहुत डीप है, बहुत वाइड है। कोई भी सत्ता में रहे, ये देश चलता रहेगा, लेकिन इसको अगर आगे बढ़ाना है तो हमें अपने इन हाउस, जिसको कहते हैं इन हाउस डिसिप्लिन और इन हाउस सिस्टम को, हाउसकीपिंग को अगर हम सुधार लेंगे तो ये देश डबल डिजिट में ग्रो करेगा। यही निवेदन है हमारा राजनीतिज्ञों से, यही निवेदन है पॉलिसी मेकर से कि इस देश की ताकत को पहचानिए और आगे बढ़ाइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, संबित पात्रा, टी आर रामचंद्र साहब, माफी चाह रहा हूँ आप हाथ उठा रहे हैं, कमेंट ले नहीं पाऊंगा, समय हो गया। लेकिन ये उम्मीद करते हुए कि राजनेता जब चुनाव के मैदान में जाते हैं प्रचार करने के लिए, तो केवल चुटकुले सुना के आगे ना बढ़ जाए। देश के विकास के लिए, उस देश की जनता की बेहतरी के लिए उनके पास क्या रोड मैप है, बजाय इसके वो जाकर शेयर किया।